नमस्कार, मैं त्रिभुवन रंगा और आप देख रहे हैं मेरे साथ पॉलिटिकल पंचायत। राजनीति में चाहे कोई भी हो, कहते हैं उन पे आरोपों का जो है हमेशा दौर चलता रहता है। जो उनका दामन है वो आरोपों से भरे रहते हैं। लेकिन राजनीति में ऐसे भी शख्स है जिनकी लगभग 40 साल हो गए राजनीति में जन सेवा करते हुए, लेकिन आज तक कोई आरोप नहीं लगा। बड़ी बात, उन पे कोई गुटबाजी का आरोप नहीं लगा। एक सामान्य सदस्य से होते हुए प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर किया, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन हमेशा विवादों से दूर रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीकानेर पश्चिम के पूर्व विधायक और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी के डॉक्टर बीडी कल्ला के। कल्ला साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सरकार का 1 साल होने जा रहा है, क्या कहेंगे, कितने अंक देंगे 10 में से? देखिए, अंक तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि कानून और व्यवस्था की स्थिति प्रदेश की बद से बदतर हो गई। और कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे अपराध बढ़े हैं, और जगह जगह जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो आपस में विवाद चल रहे हैं, ये देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत ठीक नहीं है। इसी प्रकार डेवलपमेंट के नाम पर ऐसी कोई चीज़ वो ठोस नहीं बतला सकते कि भाई 1 साल में कितनी स्कूलें खोली, कितने कॉलेज खुले, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, कितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुले। केवल मात्र घोषणाएं हुई है। और जो नई नीतियां भी 1 साल के बाद 9 अलग अलग नीतियां बनाई है, वो नीतियां क्या है, उसका क्या खुलासा है। मतलब 1 साल तक तो ऐसा लग गया कि किंग करते भी ढूंढ रहे और कोई विशेष काम ये कर नहीं पाए, कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही। जहाँ तक आप राजस्थान में इरिगेशन का पोटेंशियल नहीं बढ़ा, ऊर्जा का जो क्षेत्र है उसमें भी एमओयू ज़रूर हुए, लेकिन वो एमओयू धरती पर कब आएंगे? 1 साल में एमओयू करते ही रह गए। कुल मिलाकर के बिजली, पानी, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखो, सड़कें टूट रही है, जगह जगह लोग परेशान हैं। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार हर 5 साल में स्वायत्त शासित संस्थाओं का, पंचायतों का चुनाव होना चाहिए। मैं पहली बार उस संशोधन के बाद देख रहा हूँ कि राजस्थान में ये चुनाव भी स्थगित कर दिए गए हैं। तो लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। इसी प्रकार कोई भी ऐसी उपलब्धि वो नहीं गिना सकते जिसमें ये कह दें कि हमने राजस्थान को इतना आगे बढ़ाया है, यहाँ की ग्रोथ रेट नहीं बढ़ी, विकास की दर नहीं बढ़ी, और ये कहना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी। ये क्या करते हैं उसका एक उदाहरण बताता हूँ। बजट घोषणा आई कि हम 1,000 रुपया जिनको पेंशन दे रहे थे, अब 1,500 उसको तनख्वाह देंगे। हमने पहले ही एक अमेंडमेंट कर दिया था कि जिन व्यक्तियों को 1,150 की घोषणा की है उन्होंने, हमने पहले एक अमेंडमेंट कर दिया था कैबिनेट में, जब हम कैबिनेट में थे, कि हर व्यक्ति की पेंशन 15% हम हर साल बढ़ाएंगे। तो 15% के हिसाब से जो बढ़नी चाहिए थी वो 150 रुपये बढ़ती। इन्होंने घोषणा कर दी कि हम अब 1,150 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को जो 1,000 रुपये मिलती थे उनको देंगे। तो ये क्या, ये कोई डेवलपमेंट है? जो चीज़ें पहले पास हो चुकी है उन चीज़ों की घोषणा करना, मैं समझता हूँ कि 1 साल इन्होंने केवल एमओयू और घोषणाओं में व्यतीत कर दिया। राजस्थान का विकास नहीं हुआ। हम जो पूरे राजस्थान के लोगों को 25 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क देने वाले थे, इन्होंने वो 5 लाख तक लाके सीमित कर दिया। जो महिलाओं को मोबाइल बंट रहे थे वो बंद हो गए। इसी प्रकार इंदिरा रसोई गैस का नाम बदल दिया। नाम बदलने के माहिर हैं, हर योजना का नाम बदलते हैं। नाम की पलटी करो और अखबारों में नाम छपाओ, लेकिन इसकी उपलब्धि क्या मिली? आज जितना पहला इंदिरा रसोई योजना में लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को खाना मिल रहा था, स्वादिष्ट भोजन मिल रहा था, आप जाके निरीक्षण कर लो। और जो पहले वहाँ खाना खाते थे अब खा रहे हैं, उनको पूछ लो कि पहले में अब में क्या फ़र्क है। हर योजनाओं को इन्होंने जो है एक तरीके से तोड़ मरोड़ के रख दिया। मनरेगा में जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। गायों को जो अनुदान मिल रहा था, 6-6 महीने से अनुदान नहीं मिल रहा है। किस किस विभाग की बात बताऊं? आप एक एक विभाग के पूछेंगे तो मैं बता दूंगा।
कि राजस्थान में क्या हो रहा है। हाँ, बयानबाजी खूब कर रहे हैं और हर बयान कंट्रोवर्शियल। शिक्षा मंत्री का बयान देख लीजिए आप, जब कभी भी आता है तो कोई न कोई कंट्रोवर्सी तैयार है। हम लोग भी, मैंने कम से कम राजस्थान की 10 वर्ष से अधिक तक शिक्षा मंत्री का काम मैंने संभाला है, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह की कोई शिक्षकों के गौरव को, शिक्षकों के सम्मान को हमेशा सर्वोपरि रखा। लेकिन अब जो है, हर मंत्री जो चाहे बोल देता है, पता नहीं है उनको, अपने विभाग की स्टडी नहीं है। विभाग की आपने कहा स्टडी नहीं है, विभाग की आपने कहा स्टडी नहीं है। एक और मुद्दा है, लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है, वो है सफाई भर्ती। कभी रीट पे रोक, कभी रीट की रद्द, कभी सफाई भर्ती रद्द, मतलब नौकरी निकल रही है लेकिन हाथों हाथ रद्द हो रही है। कह रही है पिछली सरकार ने जो किए है उसके पैटर्न को हम चेंज कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं तो उनको पैटर्न चेंज करके भर्ती निकालनी चाहिए थी। अब केवल मात्र और जल्दी से जल्दी जो भी मांगे हैं उन मांगों पे विचार करके आगे काम करना चाहिए। लेकिन केवल मात्र लिंगर ऑन उसको आगे बढ़ाना, तो ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है दिल्ली से निर्देश मिलते हैं फिर काम करती है। दिल्ली से निर्देश मिलकर काम करते हैं। एक आपने कहा था पेंशन, सामाजिक जो एक योजना चल रही है जिसमें उन्होंने 1500 रुपये कर दिए वृद्धावस्था के, 1000 रुपये से 1500 रुपये कर दिए थे। 1150। हाँ, 1150। ये पहले से एक्ट पास कर दिया। हाँ। हर साल जिसको जो भी पेंशन मिलती है उसका 15% का इजाफा होगा, ये एक्ट पास कर दिया हमने। अच्छा। अब इसमें इन्होंने क्या नया कर दिया? मगर लोगों को 3-3, 4-4 महीने से मिल नहीं रही है। हाँ, 6-6 महीने से नहीं मिल रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार जो है वो, इनका आरोप है जो आपने एक्ट पास किया था आनंद फानंद में किया था, मद था नहीं, राजस्व इतना था नहीं, सिर्फ चुनावी चक्कर में आप लोगों ने उसको पास कर दिया था। नहीं, ऐसा नहीं था। हमने सारी व्यवस्थाएं देख के ही सारा काम किया था। हमारी जीएसटी की इनकम बढ़ रही है, हमारी खुद की स्टेट की ओन इनकम बढ़ रही है, खान से पैसा हमारा बढ़ रहा है, और हमने रिसोर्स डेवलप करके दिए। जो रिफाइनरी हमने लड़ झगड़ के शुरू करवाई थी, उससे राजस्थान को लगभग प्रतिवर्ष 3000 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ का राजस्व अतिरिक्त प्राप्त होगा, और ज़्यादा दोहन होगा पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का। तो जितना अधिक करेंगे उतना पैसा आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया है। लेकिन पैसे का मैनेजमेंट, वित्त का मैनेजमेंट हर एक के बस की बात नहीं है। हम लोगों ने इतनी वेलफेयर की योजनाएं बनाई कि उन वेलफेयर योजनाओं का ये क्रियान्वयन सही ढंग से करें तो जनता को कोई तकलीफ नहीं है। आज सबसे बड़ी तकलीफ लोगों की ये है कि हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको कहते हैं कि आप 5 लाख की योजना में आ गए, और उसमें भी उनको कहते हैं आपके पास मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, मोबाइल है, ऐसे राइडर लगा दिए कि किसी को उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपने हॉस्पिटल की बात की, आज कल का ही मुद्दा था, लोगों ने जो कैंसर रोगी थे उनके वो अपलोड नहीं हो रहे थे, जबकि आपकी सरकार में सिर्फ जाओ, रजिस्ट्रेशन करो और अपना इलाज करो। लेकिन अब काफ़ी जटिलता ही कर दी है। इससे मतलब बहुत नुकसान हो रहा है लोगों को। जो गंभीर मरीज है कैंसर जैसे, वो कल की बीकानेर में पीबीए में भारी हंगामा हुआ इसको लेकर। कहीं न कहीं क्या गलती रह रही है, या सिर्फ हवा में तीर मारे जा रहे हैं? लोग प्रक्रियाओं का हमेशा सरलीकरण कर देते हैं। ये प्रक्रियाओं को जटिल बना रहे हैं ताकि लोग लाभ से वंचित हो जाएं और सरकार के बजट की बचत हो जाए। हमने ये नहीं सोचा, हमने वेलफेयर का सोचा। हमारा मोटो था सर्विस मोटो, और इनका है मोटो सेविंग मोटो, बजट को कैसे बचाएं। हमारा ये मोटो नहीं था, हमारा सर्विस मोटो था। इसके कारण से हम वेलफेयर के काम करते थे। उस समय भी हमारी योजना जो थी लिमिट, उसके अधिक भी किसी का खर्चा आया है तो हमारी सरकार ने विशेष रूप से मंजूर करके दिया था। और अब हमारी जो 25 लाख की योजना शुरू होने वाली थी, जिसका हमने वायदा किया था, उसमें यदि किसी के इलाज में मान लीजिए जैसे लीवर ट्रांसप्लांट में 50 लाख रुपए लगे, अथवा किडनी ट्रांसप्लांट में जो है 25 से 20 लगे, तो हमारी सरकार की ये मंशा थी ऐसे स्पेशल केस को मेडिकल ऑफिसर्स की रिकमेंडेशन के आधार पर उसको भी रिम्बर्स किया जाए। लेकिन इनकी सोच नहीं है। आप ये देखिए कि जब से ये योजना बंद हुई है, आप हॉस्पिटल में जाने वाले लोगों से पूछो, न तो उनको निःशुल्क दवाइयाँ बराबर मिल रही है, न उनको जो बीमा हम लोगों ने सारे प्रदेश के लोगों से करा। इवन इनकम टैक्स पेयर लोगों की हमने बीमा करा दी थी कि 800 रुपये दो और वो अपनी जो फैसिलिटीज़ दूसरों को मिलती है वो फैसिलिटीज़ उनको मिले। लेकिन इस सरकार ने योजनाओं को चौपट कर दिया।
आपने आरोप लगाया योजनाओं को सुपर कर दिया। हाल ही में उपचुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस को वो सफलता नहीं मिली जिसकी कांग्रेस आशा कर रही। कहाँ चूक होगी, टिकट वितरण में या कोई और कारण रहे तत्कालीन? इसकी तो समीक्षा पार्टी कर रही है, लेकिन मोटे तौर पर 2 सीटें जो हमारी थी, नागौर और बांसवाड़ा जिले की, उसमें हम लोग बांसवाड़ा में आदिवासी, भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ लड़े थे। वहाँ हमारे कैंडिडेट आपस में आमने सामने रहे, तो उसका लाभ बीजेपी को मिला। और खींवसर में भी आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव हमने मिलकर लड़ा था और यहाँ दोनों आमने सामने थे, इसका लाभ निश्चित रूप से बीजेपी को मिला है। बाकी आज यदि राजस्थान में चुनाव कराए जाएं तो आप निश्चित मानो कि बीजेपी का बहुमत नहीं आने वाला। बीजेपी का बहुमत नहीं आने वाला। बात करते हैं आपके क्षेत्र की, आपके इलाके की। एक और बड़ा मुद्दा जो वर्तमान में चल रहा है, मंडी बंद है। कह रहे हैं टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं जो बाहर से आयात, क्योंकि मूंगफली बीकानेर का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यहाँ बहुत बड़ी मंडी है। आपके नज़दीकी से देखा है, व्यापारी आपसे मिलते रहते हैं। आखिर ऐसा क्या होगा कि आज व्यापारी को मिलें बंद करनी पड़ गई? उनका आरोप है कि जो कर है बाहर से आने वाला वो बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है। तो इसको लेकर क्या सॉल्यूशन? आपकी सरकार में लगातार वो चल रहे थे, कभी बंद हुआ? टैक्सेशन पॉलिसी चाहे इनकम टैक्स की हो, चाहे मंडी टैक्स हो, जीएसटी हो, इसका सरलीकरण होना चाहिए। यदि इसका जितना अपन जटिल बनाएंगे टैक्स चोरी होगी, जितना जटिल बनाएंगे लोग उसका विरोध करेंगे। इसलिए टैक्स ऐसा लगना चाहिए जो इजीली कलेक्ट हो जाए, उसमें टैक्स इवेजन नहीं हो, और ख़ास तौर से आम व्यापारी पर, आम आदमी पर उसका टैक्स का भार नहीं आए। तो इसके लिए सरकार को ये समीक्षा करके और जो भी रिलीफ दे सकते हैं देनी चाहिए। आपके पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं, जो वर्तमान विधायक है उन्होंने शुरुआत दौर में आपके लगातार व्यक्तिगत हमले किए, चाहे विधानसभा हो चाहे बाहरी क्षेत्र हो। उनका एक बड़ा आरोप था कि जो बीकानेर शहर के अंदर नशे की प्रवृत्ति फैलती है, तो कहीं न कहीं राजनीति लोगों का संरक्षण था, उनका इशारा आपकी तरफ, आपकी पार्टी की तरफ था। क्या कहेंगे? ऐसा मैं तो हमेशा इस बात का समर्थक रहा हूँ कि संयम खलु जीवनम। मैं खुद संयम नहीं हूँ। मैं कभी, आपने देखा होगा, मैं जर्दा खाते हुए, गुटखा खाते हुए कभी देखा है मेरे को? इसी प्रकार मेरा कोई व्यसन नहीं है, बल्कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे पूरे महीने का 1 नए पैसे का हाथ खर्च नहीं है। ऐसा कोई आदमी मिलेगा आपको? एक साधारण से साधारण आदमी का हाथ खर्चा होता है। मेरा कोई व्यसन नहीं है, मैं व्यसन मुक्त हूँ और व्यसन मुक्त समाज को करना चाहता हूँ। इन्होंने आते ही ये कहा था कि मैं जो नशाबंदी करूँगा और ये करूँगा, और अब पता नहीं नशे वालों से मिल लिए, क्या कर लिए। मुझे तो जगह जगह लोग ये कह रहे हैं कि नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है और कोई नियंत्रण नहीं है। अब आप जानते हो कि मेरे वक्त में तो इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ थी नहीं। मैं बराबर चौकसी रखता था, ध्यान रखता था, और हमेशा मेरे सार्वजनिक प्रवचनों में क्या और अन्य जगह सब मैंने ये कहा, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या से मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सुच्यते। हर व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों का कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। और हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि आदमी का आत्मबल, स्ट्रांग विल होनी चाहिए। स्ट्रांग विल के माध्यम से वो मन पर नियंत्रण करे। मन चंचल है, आत्मबल के द्वारा बुद्धि पर नियंत्रण, और बुद्धि के द्वारा मन पर नियंत्रण। मन ऐसा चंचल है कि मैं अभी बैठा बैठा मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ राष्ट्रपति जी का चुनाव 2020 में हुआ था, तो वहाँ लोग व्हाइट हाउस के सामने नारेबाजी कर रहे थे। दृश्य मुझे भी दिख रहा है। और वहाँ से मैं मियामी आ गया, वहाँ अमिताभ बच्चन शूटिंग कर रहे हैं, ये देख रहा हूँ। उसके बाद डॉडी का होटल लंदन का दिख रहा है, पेरिस का म्यूजियम दिख रहा है। इतना चंचल है कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो बुद्धि के द्वारा मन पर नियंत्रण, मन के द्वारा जो है इंद्रियों पर नियंत्रण। गीता में लिखा है कि ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को संयम में रखो, मिथ्याचार से दूर रहो। तो हमारे जो माननीय विधायक जो भी पश्चिम से चुने गए हैं, ये मिथ्या भाषण के प्रवर्तक हैं, मिथ्या भाषण करते हैं। कथनी और करनी में अंतर है। इन्होंने नशे की प्रवृत्ति को रोकने के बारे में कहा था। इन्होंने सबसे पहले ब्रजुबा के द्वार पर ये कहा था कि मैं इस नाले को मैं 1 महीने में ठीक कराऊंगा। आज 12 महीने हो गए, वो नाला इनको ढूंढ रहा है कि जेठालाल जी कहाँ है।
इसी प्रकार आप देख रहे हो पानी की समस्या, बिजली की समस्या। इनको यही पता नहीं है कि बिजली का ठेका 20 साल का बीजेपी के राज में मिला या कांग्रेस के राज में मिला। बिजली की बात इनके मंत्री ने स्वयं ने कहा कि तुम क्या बोल रहे हो, मंत्री मैं हूँ, आप बीडी कल्ला को खाम का पावर मंत्री बना रहे हो। वो है क्या मंत्री? आज मैं हूँ, आपने मेरी तौहीन कर दी। आपने किस प्रकार से ये कहा कि बीडी कल्ला के आदमी लगे हुए हैं? अपने राज्य में बीजेपी के राज में ठेका लगा, उस समय बीजेपी के आदमी लगे। और कौन सा आदमी है बीजेपी का के अलावा जो मैंने लगाया? एक भी आदमी का नाम बता दें। हमेशा मिथ्या भाषण करना। आप ये देखिए कि उन्होंने जो जो अब तक के बात मेरे पर लगाई है वो सब मिथ्या है, तथ्यों से परे है। और मैंने तो उनको लिखा था, सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। तो हम तो सच के नज़दीक है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही धर्म है सबसे बड़ा। और जो मिथ्या भाषण करता है उसकी जनता भी परवाह नहीं करती। जनता जो है समझ जाती है कि ये आदमी क्या करता है, क्या बोलता है, क्या करता है। जनता मेरे को भी जानती है, उनको भी जानती है। आज भी सच और झूठ में आप कोई स्वतंत्र एजेंसी मत विभाजन करवा ले, पता लग जाएगा सच्चा कौन है और झूठा कौन है। इन्होंने एक अपने जो उपलब्धि बताई पूरे साल में, कह रहे हैं बीडीए बीकानेर को बहुत बड़ी सौगात। आज तक यहाँ के जो पूर्व विधायक मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री, लेकिन ला नहीं सके, मैं अपने पहले साल में लेके आ गया। साथ ही वो कह रहे हैं कि रेलवे फाटक की जो समस्या है वो अगले चुनाव तक मैं खत्म कर दूंगा। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? बीजेपी जब आई है, बीकानेर के साथ कुठाराघात हुआ है। मैं जब पहले स्वायत्त शासन मंत्री था, मैंने 61 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से रेल बाईपास मंजूर कराया था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, हमने 1 करोड़ रुपए देकर रेलवे से सर्वे करवाया, MOU आया, उस पर 4.5 वर्ष तक दस्तखत नहीं किए बीजेपी की सरकार ने, और वो 61 करोड़ 12 लाख रुपए लैप्स हो गए। और वहाँ दक्षिण राजस्थान में कोटा, बारा, झालावाड़ चले गए। दूसरी ओर अभी मैंने 35 करोड़ रुपए मेरे कार्यकाल में मंजूर करा दिए थे। इसके टेंडर हो गए थे, उसमें कोई डिफेक्ट रह गया, उसके कारण से वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इस बीच में गवर्नमेंट बीजेपी की आज 1 साल हो गया, उन 35 करोड़ में से इन्होंने क्या क्या काम किया बताइए? 1 साल में तो अंडरब्रिज बन जाता। अब ये क्या बता देंगे? कोई 35 करोड़ के अलावा कोई पैसे लाएंगे क्या? तो बताएं। हमने आज जितने भी पुल बीकानेर में बने हैं आप देख लीजिए, चाहे वो चौखुंडी का पुल हो, उसका शिलान्यास हम लोगों ने कराया। और जी अपना MS कॉलेज का जो पुल है उसका उद्घाटन हम लोगों ने अशोक जी के साथ किया। रानी बाजार का पुल, रानी बाजार का अंडरब्रिज, ये सब हमारे कार्यकाल में बने। पूगल रोड वाला। और इन्होंने क्या किया? बीजेपी के राज में ये कह रहे हो आपसे पहले किसने किया है तो आप करोगे, और ये 35 करोड़ रुपये खर्च करा दोगे तो हम समझेंगे कि हाँ आपका योगदान रहा। लेकिन कोई पैसा मंजूर नहीं, और कि मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, ये थोथे बांस बसे है। बीडी से कितना फायदा होगा? ये कह रहे हैं बीडी है मेरा प्रोजेक्ट, बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी में स्वायत्त शासन मंत्री था तभी बना देता। लेकिन मैंने ये देखा कि बीकानेर के लोग जो हैं वो बहुत ही, एक तरह कहना चाहिए, मस्त किस्म के आदमी हैं, और ज़्यादा जो है दंड फंद में विश्वास नहीं रखते। डेवलपमेंट अथॉरिटी बन जाने के बाद आम आदमी की अप्रोच ख़त्म हो जाती है, और साधारण व्यक्ति वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। मैं तो रोज़ सुनता हूँ कर्मचारी रोज़ कहते हैं जब से DDA बनी है हम बहुत परेशान हैं। मैंने कहा क्यों परेशान है? परेशान इसलिए है कि काम करना पड़ता है। डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, आप देखना देशनोक तक की ज़मीनें जब एक्वायर होंगी तो देशनोक के लोग परेशान होंगे या राजी रहेंगे? गांव की ज़मीनें इधर आएगी तो गांव के लोग खुश होंगे या परेशान होंगे? मैंने तो ये देखा कि बीकानेर का एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट करें, मास्टर प्लान के अनुसार। डेवलपमेंट अथॉरिटी जयपुर में भी है, मैं उसका चेयरमैन रहा हूँ, मैंने उसकी परेशानियों को देखा है। साधारण आदमी की बात नहीं सुनी जाती थी। जब मैं चेयरमैन था तो मैं कई बार जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्णयों को ओवर रूल करता था और जिम्मेवारी अपनी लेता था, तो जनता के काम होते थे। ऐसी लेने की क्षमता है क्या आज के विधायक में? अगर बात करें आपके संगठन की, शहर अध्यक्ष को लेकर हमेशा आपका परिवार चर्चा के विषय में रहता है।
कहते हैं बार बार कि इस बार आपके परिवार से आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं है। आपके भाई के बाद कोई बना नहीं अभी तक। क्या अगला क्या देखते हैं नेक्स्ट जो ये संगठन के चुनाव होंगे? देखिए, संगठन के जो चुनाव हुए थे उसमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने सर्वसम्मति से एक ही नाम दिया था। उसमें यशपाल जी भी मौजूद थे, मैं भी था, कन्हैयालाल जी ने लिख के दिया हुआ है, और हम लोगों ने सबने मिलकर मीटिंग में निर्णय करके दिया हुआ है। वो क्या निर्णय करते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। पहले तो मान लीजिए उनको ये था कि मैं मंत्री था और एक घर में दो नहीं बनाएंगे, चलो एक बात समझ में आती थी, लेकिन आज की तारीख में जो है ये डिफिकल्टी भी उनके पास में नहीं है। फिर भी जो संगठन का निर्णय होगा मैं मंजूर है। एक अंतिम सवाल सर, क्या अगले चुनाव में बीडी कल्ला फिर जनता से रूबरू होंगे? क्योंकि एज फैक्ट तो कांग्रेस में खत्म हो गया है और ऐसा कोई नेता दिख भी नहीं रहा जिसको कांग्रेस जिस पे दाव खेले। क्या लगता है? देखो, ये बहुत अभी 4 वर्ष चुनाव में घट रही है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। पार्टी जो भी निर्णय करेगी उस निर्णय के अनुसार काम करेगी। पार्टी जो भी कहेगी उस निर्णय के अनुसार काम करेंगे। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीडी कल्ला। काफ़ी सटीक बात की इन्होंने और काफ़ी खुल के विचार कहा कि मेरा जो स्वभाव है शांत है, और जो आरोप विधायक लगा रहे हैं पश्चिम के वो निराधार है, मिथ्या है, लोगों के सामने आएंगे। साथ ही बीडीपी उन्होंने कहा कि जरूर बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आम जनता इससे अब दूर हो जाए, क्योंकि इसकी जो अथॉरिटी है, इसके जो अधिकारी है, वो आम जनता से दूर रहेंगे। आम जनता को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वही अपने अगले चुनावी सफर को लेकर बात को जरूर वो गोलमोल करके, और कहा संगठन ने जो कहा वो माना जाएगा। कैमरा पर्सन साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।